हेलो डियर स्टूडेंट, 11th क्लास मैथमेटिक्स। जैसा कि आप जानते हैं, पिछली बार मैंने आपको चैप्टर नंबर 5 सम्मिश्र संख्याएं और द्विघातीय समीकरण इसके बारे में आपको अध्ययन करा दिया था, जिसमें मैंने आपको क्या क्या बता दिया था। काल्पनिक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, उसकी परिभाषा और गणितज्ञ आयलर के द्वारा जो आयोटा दिया था उसके बारे में किस तरीके से उसको लिख सकते हैं। प्रत्येक ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल एक काल्पनिक संख्या होती है, ठीक है। अंडर रूट -1 बराबर आयोटा और आयोटा की पूर्णांक घातें, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। इससे हमने क्यूब, आयोटा घात 4, आयोटा घात 5, आयोटा घात 6, इसके हमने गुणधर्म भी आपको बता दिए थे। यदि आयोटा की घात कैसी हो, सम संख्या हो तो मान +1 या -1 होता है। यदि आयोटा घात विषम हो तो प्लस आयोटा माइनस आयोटा होता है। यदि आयोटा घात 4 का गुणज हो तो सदैव +1 होता है। यदि आयोटा की घात 4, आयोटा क्रमागत 4 घातों का योग करें तो 0 प्राप्त होता है। इसके अलावा मैंने आपको सम्मिश्र संख्या, ठीक है, ऐसी संख्या जिसका एक भाग वास्तविक और दूसरा भाग कैसा होता है, काल्पनिक होता है, उसे सम्मिश्र संख्या कहते हैं। इसे कैपिटल जेड से व्यक्त करते हैं। जेड इक्वल टू a प्लस आयोटा बी या x प्लस आयोटा वाई, जिसमें रियल जेड हो गया आपका a और इमेज जेड हो गया p। जो आयोटा का पार्ट होता है उसे इमेज जेड कहते हैं, और जो नॉर्मल होता है उसे हम रियल जेड, वास्तविक भाग कहते हैं। मैंने तुलना और क्रमित योग के बारे में भी बता दिया। यदि सम्मिश्र संख्या z बराबर x प्लस आयोटा वाई है तो उसको क्रमित योग में x, y के रूप में लिखा जा सकता है। तो मैंने आपको नीचे उदाहरण भी दे दिए थे कि किस तरीके से हम उसको व्यक्त कर सकते हैं। आज की अगर हम बात करें तो आज हम बच्चों जो बताएंगे उसमें थ्योरेटिकल पोर्शन ज़्यादा है, तो आप अपनी बुक भी सामने रख लें जिससे कि आपको ध्यान रहे कि हम क्या बता रहे हैं, ठीक है। और इस थ्योरी को जो मैं बताता चल रहा हूँ उस थ्योरी को आप अपनी कॉपी पे नोट डाउन जरूर करते चलें, ठीक है ना। मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझाने का। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सम्मिश्र राशियों पर। ये अगली हेडिंग है और पेज नंबर अपना जो भी हो देख लेना। सम्मिश्र राशियों पर मूलभूत संक्रियाएं। ये थोड़ा थ्योरेटिकल टॉपिक है। जब आपका ये थ्योरेटिकल कंप्लीट हो जाएगा, सवाल बहुत ईजी हैं, मतलब सवाल का दायरा ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, एक्सरसाइज बहुत छोटी है और कुछ चीज़ें हटा भी दी गई हैं। तो मैं आपको समझाता चल रहा हूँ और ये सब चीज़ें आप अपनी कॉपी पे बाकायदा नोट डाउन कर लेंगे, है ना। मेरी भाषा को सुनते चलना वीडियो जब देखो, और उसको अंडरलाइन करते चलना। जैसे सबसे पहले आती है योग संक्रिया या एडिशन। ये क्या होती है, इसमें दो सम्मिश्र राशियां लेते हैं हम। माना z1 बराबर x1 प्लस आयोटा y1, जैसे हम लिख दे रहे हैं माना योग, ये योग है। आपको यहाँ से नहीं लिखना है, आपको अपनी किताब में ही लिखा हुआ है बहुत बढ़िया, तो उसको ही लिखना है। x1 प्लस आयोटा y1 तथा z2 बराबर x2 प्लस के आयोटा y2। दो सम्मिश्र संख्याएं क्या हैं, दो सम्मिश्र संख्याएं हैं। तो दो सम्मिश्र संख्याएं हैं जहां x1, x2, y1, y2 वास्तविक संख्याएं हैं। तब इनका योग जो है वो z1 प्लस z2 से व्यक्त किया जाता है, ठीक है। तो जैसे हमने मान लो इनका योग किया तो z1 प्लस z2, तो x1 प्लस आयोटा y1 और प्लस x2 प्लस के आयोटा y2। तो वास्तविक को वास्तविक के साथ और काल्पनिक को काल्पनिक के साथ हमेशा ले लीजिए, तो गलत नहीं होगा और आपका सवाल भी। तो x1 प्लस x2 प्लस इन दोनों में आयोटा कॉमन ले लें तो y1 प्लस y2, जो कि एक सम्मिश्र संख्या है। क्या है, सम्मिश्र संख्या है। ऐसे ही आप चाहें तो एक एग्जाम्पल भी देते चलें। z1 बराबर 4 प्लस 3 आयोटा और z2 बराबर 3 माइनस 2 आयोटा। तो उसने पूछ दिया z1 प्लस z2 ज्ञात कीजिए, तो z1 प्लस z2 बराबर 4 प्लस 3 आयोटा और 3 माइनस 2 आयोटा। तो आप ध्यान से देखेंगे ये वास्तविक हैं, 4 और 3 7, और 3 आयोटा में से 2 आयोटा चला गया तो यह, तो क्या बन गया, एक सम्मिश्र संख्या है।
क्या है, तो हम यूं कह सकते हैं दो सम्मिश्र संख्याओं का योग एक सम्मिश्र संख्या होती है। ये आप अपनी किताब से नोट डाउन कर सकते हैं, और यहाँ जो मैंने लिखा है इसको भी आप समझ के लिख सकते हो, उदाहरण आप दे सकते हो, अपनी समझ से कोई भी उदाहरण आप लिख सकते हो जो a प्लस आयोटा b के फॉर्म में हो। इसके बाद बच्चों आएगा व्यवकलन, ठीक है ना। मैं अब लिखूंगा नहीं, उसी में बता रहा हूँ, थ्योरी का आज पोर्शन है तो उसको समझते चलें। व्यवकलन नाम है व्यवकलन, जिसको हम कहते हैं घटाना। क्या कहते हैं? सब्ट्रैक्शन। ये संक्रिया है, तो इसमें भी हमें दो सम्मिश्र संख्याएं लेनी है। माना z1 बराबर x1 प्लस आयोटा y1 और z2 बराबर x2 प्लस के आयोटा y2, दो सम्मिश्र संख्याएं हैं। तब इनके व्यवकलन को z1 माइनस z2 किससे, z1 माइनस z2 से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? z1 माइनस z2। सेम टू सेम यही प्रक्रिया करनी है आपको। और यहाँ पर क्या करना है, x1 प्लस आयोटा y1 माइनस x2 माइनस आयोटा y2। तो x1 x2 एक साथ ले लें और आयोटा वाले एक साथ ले लें, तो आपका व्यवकलन प्राप्त हो जाएगा। और एक उदाहरण इस तरह से आप देते जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आता है गुणन, ठीक है। तो गुणन की संक्रिया भी सेम ही होती हैं सबकी, भाग की, गुणन की, सबकी सेम होती हैं, है ना। तो आज हम और बात कर लेते हैं, चलो गुणन की। तो गुणनफल, यहाँ पर z1 बराबर x1 प्लस के आयोटा y1 तथा z2 बराबर x2 प्लस के आयोटा y2, तो इस तरीके से ले सकते हैं। या फिर z1 बराबर a प्लस आयोटा b तथा इसको ले लेते हैं z2 बराबर c प्लस आयोटा d, कुछ बदल लेते हैं। तो इनका जो गुणन है वो z1 इंटू z2 से व्यक्त करते हैं। तो a प्लस आयोटा b इंटू a माइनस आयोटा b, सॉरी c माइनस c प्लस आयोटा d, ठीक है। तो अब इनका गुणा करो, तो ए सी प्लस आयोटा ए डी माइनस प्लस आयोटा बी सी और प्लस आयोटा स्क्वायर वी डी। ये देखिए यहाँ से चूंकि हम जानते हैं क्या, आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1, तो ए सी, इन दोनों में क्या कॉमन आ गया, आयोटा, तो ए डी और प्लस बी सी और माइनस के बी डी। तो ये देखिए वास्तविक भाग हो गए, तो ए सी माइनस बी डी, ये तो वास्तविक भाग हैं, तो एक साथ ले लो, आयोटा ए डी और प्लस बी सी, ये आपका क्या बन गया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या। तो अर्थात हम ये कह सकते हैं दो सम्मिश्र संख्याओं का गुणन भी एक सम्मिश्र संख्या होती है। आप एक उदाहरण भी प्रस्तुत कर सकते हैं इसी प्रकार, यही ले लो और इनका गुणा करके दिखा दो। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि सम्मिश्र संख्याओं का योग एक सम्मिश्र संख्या होती है, सम्मिश्र संख्याओं का व्यवकलन भी एक सम्मिश्र संख्या होती है और गुणन भी एक सम्मिश्र संख्या होती है। तो आप ये तीनों प्रैक्टिकली यूज करके देख सकते हैं और अपनी कॉपी पे अवश्य ही नोट डाउन कर लें, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे बच्चों किसकी, इसके भागफल की, है ना। उसको मैं समझा रहा हूँ, देखें आप कॉपी पे, क्योंकि आपको लिखते समय कम समझ में आएगा, फिर भी हम कोशिश करेंगे भागफल की संक्रिया। तो भागफल क्या होता है, वही z1 बराबर a प्लस आयोटा b और z2 बराबर c प्लस आयोटा d, x1 x2 भी मान सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। और अब भागफल क्या होता है, z1 अपॉन z2, ये फाइंड करना जहाँ एक बात निश्चित होगी, z2 डज नॉट इक्वल 0। ये तो आप जानते ही हैं, अगर 0 हो गया तो ये इन्फिनाइट बना देता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि z1 अपॉन z2, तो a प्लस आयोटा b अपॉन c प्लस आयोटा d, और इसका परिमेयकरण कर दिया जाता है, तो c माइनस आयोटा d और c माइनस आयोटा d। तो z1 अपॉन z2 इक्वल्स टू, ये देखिए ऊपर क्या हो जाएगा, ए सी माइनस आयोटा ए डी प्लस आयोटा बी सी माइनस आयोटा स्क्वायर वी डी, और नीचे बन जाता है सी स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर डी स्क्वायर।
ये हमारा चूंकि हम जानते हैं आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1, तो AC इन दोनों में क्या कॉमन ले लें, अगर हम प्लस आयोटा ले लें तो BC माइनस AD, चाहे माइनस आयोटा ले लो तो जैसे ही हम माइनस लेंगे तो ये AD माइनस BC हो जाएगा, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और प्लस BD, देखो ध्यान से, माइनस माइनस +1, और यहाँ बन जाएगा C स्क्वायर और यहाँ -1 तो प्लस के D स्क्वायर। अब हम AC प्लस के BD, ये देखो वास्तविक भाग वास्तविक के साथ माइनस आयोटा AD माइनस BC अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। वास्तविक भाग को अलग लिख दें, ये क्या हो गया, C स्क्वायर और प्लस के D स्क्वायर माइनस आयोटा AD माइनस BC अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। ध्यान से देखें, ये एक सम्मिश्र संख्या है या नहीं है? तो दो सम्मिश्र संख्याओं का भागफल भी एक सम्मिश्र संख्या होती है, ये भी हम शो कर सकते हैं, और एक एग्जाम्पल के माध्यम से भी हम इसको हल कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल आप ले लेना, चाहे जो ले लो, मैं लिख दे रहा हूँ Z1 बराबर 2 + 3 आयोटा और Z2 बराबर 1 माइनस आयोटा, तो Z1 अपॉन Z2 ये फाइंड करना। तो सेम जो मैंने अभी कार्य किया है ऊपर, सेम टू सेम डिट्टो ऐसे ही बनाते जाना है आपको, ठीक है। आज थ्योरेटिकल है बेटा, जिस दिन ये थ्योरेटिकल ज़्यादा है इसमें थोड़ा सा, तो ये आपको कॉपी पे ज़रूर कंप्लीट करना है, जो जो बातें मैं बताता चल रहा हूँ, है ना। जैसे जो भी चीज़ मैं यहाँ लिख रहा हूँ ये तो आप इससे समझ लें, और किताब से दोनों से मिला के आपको कंप्लीट करनी है। उदाहरण आप एक एक देते जाएंगे तो आपका बहुत अच्छा क्लियरेशन होता जाएगा। उदाहरण कोई भी ले सकते हो, A+ आयोटा B के फॉर्म में, चारों में दे देना, भाग, योग, गुणा और इसमें। इसके बाद सम्मिश्र संख्याओं के समुच्चय C में योग संक्रिया के गुण धर्म, ये भी आपको अपनी कॉपी पे नोट डाउन करने हैं। सम्मिश्र संख्या योग संक्रिया के लिए निम्न नियमों का पालन करती है। आपको लिखना कहाँ क्या है वो हम बता दे रहे हैं, आपको प्रूफ मत करना, केवल आप इतना लिखना। सबसे पहले नंबर 1 समवृत्ता गुणधर्म, क्लोजर प्रॉपर्टी होती है समवृत्त नियम, Z1 प्लस Z2, ठीक है ना। Z1 Z2, पहले तो यूं लिखा हुआ Z1 Z2 बिलोंग्स टू C, ठीक है। इसके जो नियम है Z1 Z2 बिलोंग्स टू C, देन Z1 प्लस Z2 बिलोंग्स टू C। वो ये कह रहा है कि दो सम्मिश्र संख्याएं जो हैं वो समुच्चय C में दी गई हैं, तो निश्चित रूप से उनका जो योग है वो भी C में ही बिलोंग करेगा, अर्थात वो एक सम्मिश्र संख्या ही होगी। तो आपको केवल एक लाइन लिखनी है ऊपर वाली, उदाहरण भी प्रस्तुत मत करना, कोई जरूरत नहीं है, केवल एक लाइन लिखनी है, ठीक है ना। और नीचे लिखना आता सम्मिश्र संख्या योग संक्रिया के लिए समवृत्त गुणधर्म का पालन करती हैं। तो आपको कौन सी लाइन लिखनी है, Z1, Z2 बिलोंग्स टू C, देन Z1 प्लस Z2 बिलोंग्स टू C, ठीक है। ये वाली लाइन आप एक लाइन अपनी कॉपी पे जरूर लिख लेना समवृत्त गुणधर्म के लिए, समवृत्त गुणधर्म, ठीक है। और बाकी नीचे थ्योरी। दूसरा होता है साइचर नियम। दूसरा साइचर नियम क्या होता है, तीन सम्मिश्र संख्याएं, इसमें तीन सम्मिश्र संख्याएं ले लेंगे Z1 Z2 और Z3, ठीक है। तीन सम्मिश्र संख्याएं ले लेंगे और इसमें नियम लिखेंगे Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इज इक्वस टू हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, Z1 प्लस Z2 और प्लस Z3, ठीक है। Z1 प्लस Z2, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 बराबर Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 और बिलोंग्स टू C, ये बिलोंग्स टू C होंगे। ये आप अपनी कॉपी पे भी नोट डाउन करेंगे, ये उस पर लिख रहा है, अर्थात सम्मिश्र संख्याएं योग के संक्रिया के लिए साइचर गुणधर्म का भी पालन करती हैं। इसके बाद आता है क्रम विनिमय। क्रम विनिमय क्या होता है, दो सम्मिश्र संख्याएं लेनी होती हैं, Z1 प्लस Z2 बराबर Z2 प्लस Z1, मतलब अगर हम इनके क्रम बदल के योग करें तो भी तो हमें वही प्राप्त होगा, कुछ अलग थोड़ी नहीं प्राप्त होगा। तो इसलिए हमें इस बात का भी ध्यान रखना, क्रम विनिमय नियम का भी पालन आप लिख लेना अपनी कॉपी पर। योज्य तत्समक, योज्य तत्समक क्या होता है, योज्य तत्समक होता है, योज्य तत्समक का अर्थ होता है किसी सम्मिश्र संख्या में ऐसी राशि जोड़ी जाए जिससे उस पर प्रभाव ना पड़े, वो प्रभावित
ना हो। तो आप भी जानते हो ऐसी कौन सी संख्या है, शून्य। कौन सी संख्या है, शून्य। शून्य एक ऐसी संख्या होती है जो किसी पर इफेक्ट नहीं डालती। जैसे मान लो हमने जेड लिखा, अब जेड कुछ भी हो तो जेड प्लस जीरो क्या आ गया, जेड। या हमने जीरो में जेड जोड़ा तो भी जेड। तो इसका मतलब क्या हुआ, जीरो क्या है, तत्समक। क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी। तो इसी को हम लिखेंगे जेड प्लस जीरो बराबर जीरो प्लस जेड बराबर जेड। तो इस नियम को आप अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लेना और लिख लेना, जीरो योग के लिए तत्समक होता है। जीरो जो है वो योग का तत्समक कहलाता है। क्या कहलाता है, तत्समक। ओके, नेक्स्ट आता है योज्य प्रतिलोम। क्या आता है, योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम भी लिखना है। योज्य प्रतिलोम का अर्थ हुआ किसी सम्मिश्र संख्या में क्या जोड़ें ताकि योग शून्य बन जाए। जैसे मान लो ये जेड है तो हम इसमें क्या जोड़ें, माइनस जेड जोड़ दें तो ये शून्य बन जाएगा। जैसे 5 है तो 5 में -5 जोड़ते हैं तो शून्य बन जाता है। तो यही प्रक्रिया प्रतिलोम कहलाती है। तो जेड में हम क्या जोड़ें, उसी का नेगेटिव जेड जोड़ दें तो हमें शून्य प्राप्त हो जाता है। और जब ये शून्य प्राप्त होता है तो ये तत्समक होता है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, ये इसका प्रतिलोम है। क्या कहलाता है, प्रतिलोम। तो प्रतिलोम के नियम में लिखना है जेड प्लस माइनस जेड इक्वल्स टू जीरो या माइनस जेड प्लस जेड इक्वल्स टू जीरो। और एक नियम और आता है निरसन नियम, कैंसिलेशन लॉ। कैंसिलेशन लॉ क्या कहता है, इसमें 3 सम्मिश्र संख्याएं लेंगे, Z1 Z2 और Z3 बिलोंग्स टू C। तो Z1 प्लस Z3 बराबर Z2 प्लस Z3, तो Z1 बराबर Z2। या इसी को उल्टी तरीके से पढ़ लेंगे तो ये कैंसिलेशन लॉ होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, बाएं और दाएं। तो एक ही लिख लेना, ये पर्याप्त है, ठीक है ना। तो Z1 प्लस Z3 बराबर Z2 प्लस Z3, तो Z3 हट जाएंगे तो Z1 बराबर Z2। ये कैंसिलेशन लॉ होता है। ये तो थे आपके योग के। सेम टू सेम इसी प्रकार के जो गुणधर्म है वो आपके आएंगे किसमें, गुणन में। मैं बता दे रहा हूँ संवृत गुणधर्म क्लोजर प्रॉपर्टी में। तो Z1 Z2 बिलोंग्स टू C, तो Z1 इंटू Z2, जैसे अभी योग में बताया मैंने, प्लस कर दिया तो वहाँ हो जाएगा Z1 इंटू Z2, ठीक है, बिलोंग्स टू C। अगर हम 2 सम्मिश्र संख्याओं का गुणन करें तो वो C में आएगा, है ना। फिर आप लिख लेना साइचर इसी प्रकार से। तो Z1 इंटू Z2 Z3 इज इक्वल टू Z1 Z2 Z3 बिलोंग्स टू C। और तीसरा है क्रम विनिमय। क्रम विनिमय में क्या करेंगे, क्रम विनिमय Z1 Z2, तो Z1 इंटू Z2 बराबर Z2 इंटू Z1। आप प्रूफ मत करना, केवल लिखना है कॉपी पे। एक एक लाइन है वो आप आराम से इन सब की लिख लेना गुणन के लिए। और लास्ट आता है गुणन तत्समक। जैसे अभी हमने पढ़ा था ना ये प्रतिलोम, वैसे ही गुणन का एक तत्समक होता है, गुणन का तत्समक। गुणन का तत्समक क्या होता है, जैसे अभी हमने योग का तत्समक पढ़ा तो शून्य। गुणन का तत्समक क्या होता है, जेड इंटू ऐसी संख्या, मतलब जो किसी को प्रभावित ना करे, तो क्या होती है गुणा करने पर 1, तो जेड इंटू 1। तो 1 यहाँ पर क्या है, गुणा का तत्समक। 0 क्या था, शून्य का तत्समक। तो 1 क्या है, गुणन का तत्समक। तो आप ये लिख लेंगे कि किसी सम्मिश्र संख्या को ऐसी संख्या से गुणा किया जाए कि उसका कोई भी प्रभाव ना पड़े या प्रभावित ना हो, तो वो गुणन की तत्समक कहलाती है। अर्थात गुणन तत्समक क्या कहलाएगा, 1। ठीक है, ये अपनी कॉपी पे आप जरूर नोट डाउन कर लें। ये सब लिखा हुआ है बढ़िया तरीके से। तो Z इंटू 1 बराबर 1 इंटू जेड बराबर जेड। और एक चीज आती है गुणन तत्समक। क्या आता है, गुणन तत्समक, गुणन प्रतिलोम, सॉरी तत्समक नहीं, गुणन प्रतिलोम। तो गुणन प्रतिलोम को तो मैं आपको सिखाऊंगा क्योंकि ये सवाल जो है वो परीक्षा के अंदर पूछा जाएगा। गुणन प्रतिलोम थ्योरी तो आप उसमें नोट डाउन हम करा ही दे रहे हैं। गुणन प्रतिलोम का अर्थ होता है दिए गए सम्मिश्र संख्या को किस संख्या से गुणा करें ताकि गुणनफल 1 हो जाए। क्या हो जाए, गुणन 1 हो जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि गुणन प्रतिलोम कहलाता है। तो Z इंटू 1 अपॉन जेड इक्वल टू, देखो 1 आ गया। तो ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई किया जाए कि जिसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो 1 आ जाए। तो Z इंटू 1 अपॉन जेड इक्वल टू 1। तो ये गुणन प्रतिलोम कहलाता है। जेड का प्रतिलोम क्या हो गया, 1 अपॉन जेड। तो इस तरीके से करते हैं। तो सपोज दैट हमने मान लिया, माना जेड बराबर, हम आपको एक सवाल करके भी बता देते हैं, 3 प्लस आयोटा। और मैं आपको बताऊं गुणन प्रतिलोम को जेड इनवर्स से व्यक्त करते हैं। किससे, जेड इनवर्स। और जेड इनवर्स बराबर लिखते हैं 1 अपॉन जेड। क्या लिखते हैं, जेड इनवर्स बराबर
ये सवाल करने का नियम है, ठीक है ना। जेड इनवर्स बराबर, तो उसने कहा जेड इनवर्स ज्ञात कीजिए, तो जेड इनवर्स बराबर 1/z। तो जैसे ही हमने किया तो जेड इनवर्स बराबर 1/3 प्लस आयोटा। अगली लाइन में हम क्या कर देंगे, इसका परिमेयकरण, क्या कर देंगे, परिमेयकरण। देखिएगा ध्यान से, तो ऊपर आ गया 3 माइनस आयोटा और नीचे आएगा 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। तो 3 माइनस आयोटा 9 माइनस आयोटा स्क्वायर, 3 माइनस आयोटा और 9 प्लस 1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, तो 3 माइनस आयोटा अपॉन 10, तो जेड इनवर्स, तो जेड इनवर्स बराबर 3/10 माइनस आयोटा अपॉन 10। तो ये देखिए कहलाता है गुणात्मक प्रतिलोम। तो जो भी आपको जेड दिया जाए उसका हमें जेड इनवर्स फाइंड करना होगा। क्या फाइंड करना होगा, ये कहलाता है गुणात्मक प्रतिलोम। यहाँ पर हम बता रहे हैं, आगे चल के एक और आएगा, उस सूत्र से भी मैं गुणात्मक प्रतिलोम सिखाऊंगा, और ये 2 या 3 नंबर का सवाल आपसे परीक्षा के अंदर निश्चित रूप से पूछा जा सकता है। तो सभी बच्चों को ये गुणात्मक प्रतिलोम निकालना आ जाना चाहिए। 2-3 सवाल और लिख लेना, वो भी आ जाएगा। और इसके बाद में गुणन का निरसन नियम है, दक्षिण निरसन नियम और वाम निरसन नियम। ये भी आप Z1 × Z3 बराबर Z2 × Z3, ये दोनों नियम अपनी कॉपी पे नोट डाउन। तो आज आप इतनी थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे, आगे का टॉपिक हम आपको और समझा देंगे। इसमें आप प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे सवाल लिख लेंगे। Z बराबर 2 + 3 आयोटा, Z बराबर 4 माइनस आयोटा, Z बराबर 1 प्लस आयोटा, ये 3 सवाल, इनके सबके क्या ज्ञात करने हैं, जेड इनवर्स गुणात्मक प्रतिलोम। तो इनकी प्रैक्टिस कर लेना, इनकी प्रैक्टिस आपको आ जाएगी तो आपको गुणात्मक प्रतिलोम आ जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।